Hello students, welcome to my channel. Today's topic is the nasal decongestant. This topic is included in the B Pharm third year syllabus. The subject is the pharmacology. So हम अभी टॉपिक पर आते हैं कि टॉपिक क्या है आपका nasal decongestants. Nasal यानी related to nose and decongestant कॉन्जेस्टेंट यानी कि जो क्या कर रहे हैं कॉन्जेशन कॉज कर रहे हैं एंड डी अगर इस वर्ड के सामने लगा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमूव कर रहे हैं कॉन्जेशन को. सो नेजल डिकॉन्जेस्टेंट्स आर दोज एजेंट विच रिमूव द कॉन्जेशन. नोज नेज़ल म्यूकोसा में जो कॉन्जेशन हो रहा है, जो ब्लॉकेज हो रहा है, उसको क्या कर रहे हैं ये एजेंट क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. सो द नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट्स आर द एजेंट दैट कॉन्स्ट्रिक्ट द डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द नेज़ल म्यूकोसा. यानी कि जो भी नेज़ल म्यूकोसा में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वो जब डायलेट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, कॉन्जेशन कॉज करती हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. तो जब वो डायलेट हो रही है, कॉन्जेशन कॉज कर रही हैं, तो नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं नेज़ल म्यूकोसा की, उनको क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, श्रिंकेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कॉन्जेशन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है. तो अब हम स्टडी करेंगे आपकी इस ड्रग के बारे में, नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट के बारे में. So the nasal decongestants are the agents that constrict the dilated blood vessels in the nasal mucosa. ये nasal decongestants वो agents होते हैं जो कि dilated blood vessels जो आपकी nasal mucosa में पाई जा रही हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो constrict कर रहे हैं by stimulating the alpha adrenergic nerve receptors. ये यहाँ पे जो आपके nasal decongestant agent हो रहे हैं, यानी कि जो ड्रग इस कैटेगरी में आ रही हैं वो किस रिसेप्टार पे वर्क करती हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार पे वर्क करती हैं, इधर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2. ठीक है, दोनों पे वर्क करके क्या कर रही हैं ये कि आपकी जो नेज़ल म्यूकोसा की ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कर रही हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं. सो द नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट्स आर द एजेंट दैट कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द नेज़ल म्यूकोसा बाय स्टिमुलेटिंग अल्फा एड्रेनर्जिक नर्व रिसेप्टर्स इन द मस्कुलर स्मूथ मसल. तो ये क्या है आपकी, ये नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट्स हैं. तो नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट्स क्या होती हैं, ये एक तरह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं और ये मेडिसिन जनरली क्या है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं. यानी कि ये क्या है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन OTC मेडिसिन में क्या होती हैं, ये मिल जाती हैं. इनको हम टॉपिकली भी यूज़ करते हैं, ओरल भी यूज़ करते हैं, इनहेलर के रूप में भी हम इनको यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द क्लासिफिकेशन. So student, next point is the classification of the nasal decongestants. There are three categories of the nasal decongestant. First is the internally or systemic nasal decongestants. The example is the pseudoephedrine, phenylpropanolamine and phenylephrine. सेकेंड कैटेगरी इज़ द टॉपिकल डिकॉन्जेस्टेंट्स. टॉपिकल का मतलब क्या हुआ आपका कि जो आप टॉपिकली स्किन पर अप्लाई कर रहे हो, दैट वन इज़ द टॉपिकल डिकॉन्जेस्टेंट्स. एग्जांपल इज़ द जाइलोमेटाजोलिन, फिनाइलएफ्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड नेफाजोलिन. थर्ड वन इज़ द इनहेलर. इनहेलर का मतलब क्या होता है, इनहेल करना थ्रू द स्प्रे. तो वो क्या है, एग्जाम्पल इस क्या है इसका आपका 1-डेसऑक्सी एफेड्रिन एंड द प्रोपाइल हेक्सिडिन. तो स्टूडेंट्स, ये जो सारी ड्रग्स होती हैं ये एक ही रिसेप्टार पे वर्क करती हैं. दैट रिसेप्टार इज़ द अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार. अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार पे वर्क करके ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 रिसेप्टार पे वर्क करती हैं और क्या करती हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती हैं. वस्कुलर स्मूथ मसल्स जो आपकी नेज़ल म्यूकोसा में पाई जा रही हैं वहाँ पे क्या कर रही हैं, वो उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं. तो यहाँ पे क्या है कि ये सारी ड्रग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रही हैं, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉर एपिनेफ्रिन के थ्रू ये वर्क करती हैं. तो अब हम क्या करेंगे कि हम इनके डिफरेंट जो ये ड्रग्स हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम पढ़ेंगे. तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी स्यूडोएफेड्रिन ड्रग है ये क्या करती है, नेजल कॉन्जेशन को रिमूव करती है. जो आपकी कॉमन कोल्ड की कंडीशन में क्या होता है कि हम ये ड्रग लेते हैं तो ये क्या करती है कि नेजल डिकॉन्जेशन को रिमूव कर देती है. और इसके बहुत सारे जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लाइक नर्वसनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, इंसोम्निया भी हो सकता है, CVS पे भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, GIT पे भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो ये सारे ड्रग के जो आपकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कॉमन है और इनका जो साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट भी इनका कॉमन है. ठीक है, और इनका इंडिकेशन
इंडिकेशन भी इनके कॉमन है। तो आपको क्या है कि एक ड्रग का अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इन सारे ड्रग को क्या कहते हैं एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मैंने बता दिया कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कॉमन है, इनके इंडिकेशन यानी यूजेस भी कॉमन है, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कॉमन है। तो आपको किसी एक ड्रग का मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी, लाइक स्यूडोएफेड्रिन, या आप किसी का भी समझ लीजिए कि मैं किसी एक ड्रग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, तो आप उसको माइंड में रख के आप सारी ड्रग के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द नेजल डिकॉन्जेस्टेंट्स। सो स्टूडेंट, डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाने से पहले मैं आपको एक छोटे से फ्लो चार्ट में के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि ये नॉर्मली क्या होता है कि मैंने ये बताया कि ये ड्रग्स आपकी क्या होती हैं, सिम्प्टोमेटिक्स होती हैं, यानी कि क्या करती हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे वर्क करती हैं। यानी कि क्या है कि यहाँ पे अगर हम अल्फा एगोनिस्ट देंगे तो क्या ये ड्रग क्या करेंगी, डीकॉन्जेशन क्रॉस करेंगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब इन द केस ऑफ कोल्ड क्या हो रहा है कि आपकी जो नेजल म्यूकोसा में मतलब जो ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जा रही हैं तो जो आपका नेजल पाथवे है, यानी कि नोज के थ्रू जो पाथवे जा रहा है, नेजल पाथवे जो है, जब ब्लड वेसल्स वहाँ पे डायलेट हो रही हैं यानी वाइड हो रही हैं तो वो स्पेस ज़्यादा ले रही हैं, ठीक है, ज़्यादा एरिया कवर कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका नेजल पाथवे है वो क्या हो रहा है, नैरो हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्जेशन हो रहा है, ठीक है, ब्लॉकेज हो रहा है, कॉन्जेशन हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो सेम क्या है कि ये क्या होता है कि नॉर्मल कोल्ड के केस में होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपका नेजल पाथवे है वो नैरो हो जाता है और कॉन्जेशन कॉज करता है। फिर जब हम क्या करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग दे रहे हैं, अल्फा एगोनिस्ट दे रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्यूडोएफेड्रिन, फिनाइल प्रोपेनोलामिन, ये सारी ड्रग्स हैं जो कि टॉपिकली, इंटरनली, सिस्टमेटिकली या फिर आप क्या कहते हैं इनहेलर के थ्रू हम दे रहे हैं। तो ये अल्फा एगोनिस्ट क्या करती हैं कि ये जो आपकी ब्लड वेसल्स जो कि डायलेट हुई हैं उनको क्या कर रही हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं, यानी श्रिंक कर दे रही हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा नेजल पाथवे है वो ओपन हो जा रहा है, ब्रॉड हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, डीकॉन्जेशन हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। इनके पीछे आपको पता है कि डिफरेंट रिसेप्टर्स वर्क करते हैं, डिफरेंट आपके सेकेंड मैसेंजर्स वर्क करते हैं, जिसके थ्रू ये सारी ड्रग वर्क करती हैं। तो ये क्या है कि अभी मैं आपको नेक्स्ट इसमें आपको ये बताऊँगी कि इनके पीछे का जो आपका मैकेनिज्म है वो क्या है। So students, the mechanism of by which the decongestants produce their action is the activation of the post-junctional alpha adrenergic receptors, जो क्या है कि आपके प्री जंक्शनली जो पोस्ट जंक्शनल आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, इनके थ्रू ये क्या करती हैं, अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। और ये पोस्ट जंक्शनल अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द प्री कैपिलरी एंड पोस्ट कैपिलरी ब्लड वेसल्स ऑफ द नेजल म्यूकोसा। सो ये क्या है कि ये जो आपकी नेजल डिकॉन्जेस्टेंस ड्रग होती हैं वो पोस्ट जंक्शनल अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे वर्क करती हैं। और ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, प्री कैपिलरी एंड पोस्ट कैपिलरी ब्लड वेसल्स ऑफ द नेजल म्यूकोसा, यानी नेजल म्यूकोसा की जो पोस्ट कैपिलरी और प्री कैपिलरी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे जो है ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिनके थ्रू क्या है नेजल डिकॉन्जेस्टेंस ड्रग क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। सो स्टूडेंट, अभी मैं आपको ये इनकम्प्लीट डायग्राम है, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ जितना मैंने अभी तक बनाया है। ये आपके क्या है, ये सिंपैथेटिक नर्व्स हैं। सिम्पैथेटिक नर्व्स यानी एड्रेनर्जिक नर्व्स, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो वस्कुलर स्मूथ मसल्स हैज़ द टू टाइप ऑफ द एड्रेनोरिसेप्टर्स। ये क्या है कि आप एक तरह से समझ लीजिए कि आपकी वस्कुलर स्मूथ मसल्स है कि जो कि नेजल म्यूकोसा में पाई जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, टू टाइप्स ऑफ द एड्रेनोरिसेप्टर्स फाइंड होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए ये आपकी क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं और ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स के बारे में। तो अल्फा 1 adrenoreceptors are the predominant alpha receptors located on the
वस्कुलर स्मूथ मसल्स, ये क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंट अल्फा रिसेप्टार्स होते हैं जो कि स्मूथ मसल्स के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो रिसेप्टार्स हैं आपके वो किस आपको पता है कि ये कौन से रिसेप्टार्स हैं, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार्स हैं। तो जी प्रोटीन्स की आपको पता है कि डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, जी एस, जी आई, जी क्यू। जी एस यानी स्टिमुलेशन है, जी क्यू यानी IP3 डैग पाथवे के थ्रू ये वर्क कर रहा है, जी आई यानी कि इनहिबिशन पाथवे है, ठीक है। तो ये जो आपकी अल्फ़ा 1 सब यूनिट, अल्फ़ा 1 जो रिसेप्टार्स है एड्रेनल रिसेप्टार्स, ये किस सब यूनिट से कनेक्टेड होता है, किस सब यूनिट से अटैच होता है, ये जी क्यू से अटैच होता है, ठीक है। और ये सेकंड आपका रिसेप्टार जो है, दी सेकंड रिसेप्टार इज़ द अल्फ़ा 2 रिसेप्टार। दीज रिसेप्टार्स आर लिंक टू द जी आई प्रोटीन। जी इज़ द जी प्रोटीन एंड आई इज़ द इनहिबिशन का सिंबल होता है आई। तो दीज रिसेप्टार्स आर लिंक टू द जी आई प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या है आपका, मैंने बताया कि आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, ये आपका क्या है, वस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं जहाँ पे आपके रिसेप्टार्स पाए जा रहे हैं। वन टाइप ऑफ द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्रिनर्जिक रिसेप्टार्स, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 अटैच टू द जी क्यू प्रोटीन एंड अल्फ़ा 2 इज अटैच टू द जी आई प्रोटीन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि आप जो भी ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो नॉर एपिनेफ्रिन पे डिपेंड कर रहा है। ये नॉर एपिनेफ्रिन के सिक्रेशन को या तो रिलीज को या तो स्टिमुलेट कर रही है ये ड्रग, या तो वो क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन एगोनिस्ट है जो कि नॉर एपिनेफ्रिन के ही इफ़ेक्ट को बढ़ा रही है या सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। सो अब हम यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेते हैं। दे आर द वस्कुलर स्मूथ मसल हैज़ द टू टाइप ऑफ द रिसेप्टार्स, 2 types of the adrenoreceptors. First one is the alpha 1 and second one is the alpha 2 receptor. अभी हम बात कर लेते हैं alpha 1 adrenoreceptors की. The alpha 1 adrenoreceptors are the predominant alpha receptors located on the vascular smooth muscle. This is the vascular smooth muscle. यहाँ पे क्या है आपका कौन सा रिसेप्टार है, alpha 1 receptors. And these receptors link to the GQ protein. ये receptors किससे लिंक होते हैं, ये GQ प्रोटीन से लिंक होते हैं. And that the GQ protein that activate the smooth muscle contraction by the IP3 सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे. ये क्या कर रही हैं, GQ प्रोटीन क्या कर रही हैं, जो आपकी स्मूथ मसल है उनको उनमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी कि जो यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं. तो किस पाथवे के थ्रू कर रही हैं, ये IP3 DAG यानी IP3 यानी एनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो आपका पाथवे है इसके थ्रू वर्क कर रही हैं, जिससे ये ऑल ओवर क्या कर रही हैं, इस पाथवे को स्टिमुलेट कर रही हैं और ओवरऑल क्या हो रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है. ये तो था आपका अल्फ़ा 1 प्रोटीन के अल्फ़ा 1 रिसेप्टार के बारे में. अल्फ़ा 1 एड्रेनो रिसेप्टार्स क्या करते हैं, जब भी आपका एगोनिस्ट यहाँ से आके बाइंड होगा, वो आपका कोई भी एगोनिस्ट हो जाता है, हो सकता है कोई नेजल डिकॉन्जेस्टेंट हो सकता है, जो फिनाइल एफेड्रिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने बताए थे, वो आके बाइंड हो रहे हैं या वो नॉरएपिनेफ्रिन की बाइंडिंग को स्टिमुलेट कर रहे हैं. और ओवरऑल जब ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टार पे बाइंड हो रहे हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 रिसेप्टार से जो प्रोटीन बाइंड है वो दैट प्रोटीन इज़ द GQ प्रोटीन. ये GQ प्रोटीन IP3 डैग पाथवे के थ्रू वर्क करता है. तो क्या कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर दे रहा है IP3 डैग पाथवे ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म को, जिससे ओवरऑल क्या हो रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है नेजल म्यूकोसा की, वो क्या हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं और डीकॉन्जेशन हो रहा है. ठीक है, अब हम आते हैं आपकी सेकेंड टाइप ऑफ द एड्रेनल रिसेप्टार्स, जो कि आपके क्या हैं, अल्फ़ा 2 एड्रेनल रिसेप्टार्स दैट लिंक टू द GI प्रोटीन. ये क्या कर रहे हैं, GI प्रोटीन से लिंक्ड हैं ये रिसेप्टार. तो यानी कि GI यानी कि इनहिबिशन, यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि जो आपके इनहिबिशन पाथवे को स्टिमुलेट कर रहे हैं, इनहिबिशन पाथवे कॉज कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे स्टिमुलेशन पाथवे नहीं हो रहा है जी प्रोटीन का, इनहिबिशन पाथवे हो रहा है. तो ये क्या करें, दीज रिसेप्टार्स आर लिंक टू द GI प्रोटीन. बाइंडिंग ऑफ द अल्फा एगोनिस्ट टू दीज रिसेप्टार्स डिक्रीजेज द इंट्रासेलुलर CAMP. यानी कि जब भी आपकी कोई भी ड्रग आके यहाँ पे बाइंड हो रही है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टार से बाइंड हो रही है, जो कि अल्फ़ा 2 रिसेप्टार आपका GI प्रोटीन से लिंक्ड है, तो ये क्या कर रहे हैं कि जो आपके सेकेंड मैसेंजर है CAMP, आपको पता होगा कि ATP कन्वर्ट होता है CAMP में. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, CAMP पाथवे को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. और ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है. और पहले तो क्या करेंगे, ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, दैट प्रोड्यूसेस द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सच वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीजेज द ब्लड फ्लो थ्रू द नेजल म्यूकोसा. जब भी ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जो नेजल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, आपको पता है कि जब कोई भी ब्लड वेसल है, आप मान लीजिए कि ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये इनकी नॉर्मल
साइज़ है नॉर्मली ये है। जब ये वाइड हो रही हैं ये ब्लड वेसल्स जो आपकी नेजल म्यूकोसा में पाई जा रही हैं, वाइड हो रही हैं यानी कि ये और भी ज़्यादा स्पेस ले रही हैं, बड़ी हो जा रही हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से जब इसमें स्पेस ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे ब्लड फ्लो भी आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसकी और इनके स्पेस की वजह से जो आपका नेजल म्यूकोसा है वो क्या कर रहा है कि कॉन्जेशन हो रहा है, उसमें वो ब्लॉक हो जा रहा है, उसमें जो है तो कॉन्जेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है कोल्ड में। तो जब भी आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जब भी आप ये ड्रग दे रहे हो तो ये नेजल म्यूकोसा क्या हो रही है, दोबारा से अपनी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रही है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट यानी अपनी साइज़ में आ जा रही हैं। तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो है वो भी आपका डिक्रीज़ हो रहा है। और सो क्या है यहाँ पे आपको ओवरऑल क्या होता है कि आप जो डीकॉन्जेशन कॉज होता है, ठीक है, जो कि आपको जो ड्रग आपकी कर रही हैं नेजल डीकॉन्जेस्टेंट ड्रग क्या करती हैं, ये इफेक्ट शो करती हैं, ये डीकॉन्जेशन कॉज करती हैं। सो स्टूडेंट ये था एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था ये नेजल डीकॉन्जेस्टेंट ड्रग का। तो ये मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताया है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी इसको समझाऊंगी कि आपको अगर ये मैटर एग्जाम में लिखना हो तो आप कैसे इसको लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट तैयार किया है। अब ये स्पेशली आपको मैंने आपके लिए आप लोगों के लिए तैयार किया है जिससे आपको लर्निंग इजी हो जाए। ऐसे फ्लो चार्ट्स आपको कहीं अवेलेबल नहीं होंगे नेट पे भी। तो ये फ्लो चार्ट मैंने मैनुअली आपके लिए बनाया हुआ है जिससे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ईजिली समझ आए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेजल डीकॉन्जेस्टेंट्स की। तो यहाँ पे क्या है कि नेजल डीकॉन्जेस्टेंट्स आपको पता है कि इट वर्क्स ऑन द एड्रेनोसेप्टर्स, यानी एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टार्स होते हैं उनके ऊपर ये वर्क करते हैं, ये जो आपकी नेजल डीकॉन्जेस्टेंट ड्रग होती हैं। सो वस्कुलर स्मूथ मसल्स हैज़ द टू टाइप्स ऑफ द एड्रेनल रिसेप्टार्स, यानी कि जो आपकी वस्कुलर स्मूथ मसल्स होती है वहाँ पे क्या है, दो टाइप के एड्रेनल रिसेप्टार्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द अल्फा एंड सेकंड वन इज़ अल्फा 1 एंड सेकंड वन इज़ द अल्फा 2। तो पहले हम अल्फा 1 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। तो अल्फा 1 रिसेप्टार्स आर द प्रीडोमिनेंट अल्फा रिसेप्टार्स लोकेटेड ऑन द वस्कुलर स्मूथ मसल्स, यानी कि ये क्या है कि प्रीडोमिनेंट रिसेप्टार्स होते हैं जो कि स्मूथ मसल्स पे पाए जाते हैं। एंड दीज रिसेप्टार्स लिंक टू दी GQ प्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि ये GQ प्रोटीन पे वर्क करते हैं। एंड after the activation of these receptors activates the smooth muscle contraction by the IP3 signal transduction pathway। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी आपके अल्फा 1 रिसेप्टार जो कि वस्कुलर स्मूथ मसल पे पाए जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, GQ प्रोटीन से लिंक्ड हैं एंड ये एक्टिवेट कर रहे हैं आपके स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को थ्रू द IP3 सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के थ्रू। ये क्या कर रहे हैं कि स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ दिस IP3 सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, दिस पाथवे प्रोड्यूसेस द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। पहले तो ये क्या करेगा, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा एंड आफ्टर दिस रिसेप्टार प्रोड्यूसेस द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सच वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीजेज द ब्लड फ्लो थ्रू द नेजल म्यूकोसा, यानी कि जब भी आपका ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जो नेजल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड का फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। आफ्टर दिस द श्रिंकेज ऑफ द टिश्यूज टेक्स प्लेस, यानी कि इसके बाद क्या होगा, जब आपका ब्लड फ्लो नेजल म्यूकोसा की तरफ से डिक्रीज होगा तो आपके जो टिश्यूज़ हैं वो श्रिंक करेंगे। श्रिंक करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डीकॉन्जेशन कॉज होगा। ये था आपका अल्फा 1 रिसेप्टार्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अल्फा 2 के बारे में। अल्फा 2 क्या करता है, अल्फा 2 रिसेप्टार्स आर लिंक टू द GI प्रोटीन। बाइंडिंग ऑफ एन अल्फा एगोनिस्ट टू दीज रिसेप्टार डिक्रीजेज द इंट्रासेलुलर CMP। जब भी आपका कोई भी अल्फा एगोनिस्ट या नॉट एफिनेफ्रिन कोई भी यहाँ पे अगर बाइंड हो रहा है तो ये क्या कर रहा है कि इंट्रासेलुलर CAMP को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड ओवरऑल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। एंड आफ्टर दिस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन द ब्लड फ्लो थ्रू द नेजल म्यूकोसा इज डिक्रीजेज एंड इनकी डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल श्रिंकेज हो रहा है टिश्यू का और ये क्या कॉज कर रहे हैं, डीकॉन्जेशन कॉज कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स
दिस इज़ ऑल अबाउट नेजल डीकॉन्जेस्टेंट ड्रग। जो भी आपकी नेजल डीकॉन्जेस्टेंट ड्रग हैं इनके बारे में मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, इनका क्लासिफिकेशन बताया मैंने आपको, एक शॉर्ट वे में मैंने आपको इनका साइड इफ़ेक्ट्स भी बताया कि क्या होती है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स CVS पे भी होते हैं, CNS पे भी होते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स, इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, नर्वसनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, और इसके बाद मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस किया है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको एक सिंपल वे में भी डिस्कस किया, डायग्राम के थ्रू भी डिस्कस किया, और अभी मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि अगर आपको ये समझ नहीं आया हो या आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो। ओके, थैंक यू।